एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बायोलॉजी वाले जो हमारा कोर्स चल रहा था, इसमें कोर्स का टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी और कोर्स का टाइप है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी। इसमें हम सेकेंड यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें जो हम देख रहे थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का पहला जो लेक्चर था हमारा हो चुका था, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने बात किया। और लाइसोसोम के जो डिजीज है, लाइसोसोम से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं, जो इनहेरिटेंस डिजीज होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं, उन डिजीज के बारे में इस क्लास में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हम बात कर चुके थे, ये सब बात कर चुके थे हम लोग लाइसोसोम का, ये हम सब पढ़ चुके थे पिछला क्लास, देखिए आप। आज हम बात करेंगे लाइसोसोमल डिजीजेस। लाइसोसोम से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, देख लीजिए भाई। उनको जानने से पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे बॉडी में जो क्रोमोजोम्स होती हैं, टोटल 23 जोड़ी क्रोमोजोम होती हैं। उनमें से किसी एक जोड़ी के बारे में मैं यहाँ पर डायग्राम बना दिया हूँ। मान लीजिए फिफ्थ पेयर का क्रोमोजोम है ये। तो किसी जीन का यदि या किसी एलील का यदि आपको एड्रेस बताना है, पता बताना है, तो आप उसको किस प्रकार से बताएंगे, देख लीजिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो भी क्रोमोजोम्स होती हैं, ये जैसे होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये पांचवा पेयर का। ठीक, ये जो बीच में होती है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के अगल बगल देखिए जो छोटा वाला आर्म होता है ना, उसको पी आर्म कहते हैं, और जो बड़ा वाला आर्म होता है उसको क्यू आर्म कहते हैं। ठीक, ये वास्तव में डीएनए जो होते हैं यहाँ पर, ये कंडेंस हो गए होते हैं, फोल्डेड हो गए होते हैं। तो इन डीएनए में कुछ स्पेसिफिक बैंड पाई जाती है। जैसे इस पी आर्म में 1 2 3 4 बैंड पाई जा रही है। ठीक, और क्यू आर्म में भी कितना बैंड पाई जा रही है? 4 बैंड, 5 6 7 8, यहाँ भी 4 बैंड है। तो मान लीजिए मैं इसमें से किसी एक बैंड की बात करता हूँ, जैसे ग्रीन कलर कर दिया हूँ मैं, देखिए इसमें से एक बैंड को जूम कर रहा हूँ, ये तीसरा नंबर का बैंड है। तो थर्ड बैंड को मैं जूम किया, तो पता चला कि उसके अंदर और भी ढेर सारे बैंड मिल रहे हैं मुझे, डीएनए के सीक्वेंसेस मिल रहे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये जो है, ये तीसरे बैंड के अंदर जो छोटी छोटी बैंड है उनको सब बैंड कहता हूं मैं। क्या कहता हूं? सब बैंड कहता हूं। मान लीजिए मैं किसी एक स्पेसिफिक जीन की बात कर रहा हूं, मान लीजिए जीन एक्स, जस्ट एग्जांपल, जीन एक्स का पता करना चाहता हूं मैं। और वो जो जीन एक्स था, वो था हमारा इस सेकेंड नंबर के सब बैंड पर। तो अब देखिए कौन से क्रोमोजोम पे था? पांचवा क्रोमोजोम पे। पांचवा क्रोमोजोम के कौन से आर्म पे था? पी आर्म पे था। पी आर्म में कौन से बैंड पे था? थर्ड नंबर के बैंड पे था। ठीक, थर्ड बैंड पे था। इस थर्ड बैंड में कौन से सब बैंड पर था? सेकेंड नंबर के सब बैंड पर था। तो इस सेकेंड नंबर का सब बैंड का डायग्राम जूम करने पर ऐसे दिखा। तो अब मैं इस जीन एक्स का एड्रेस बताना चाहता हूं। ठीक, तो एड्रेस ऑफ जीन एक्स क्या हो जाएगा? देखिए पांचवा क्रोमोजोम था, पांचवा पेयर था, उसका पी आर्म पे था, तीसरा नंबर के बैंड पे था। फिर पॉइंट लगा करके या दशमलव लगा करके जो लिखेंगे वो सब बैंड को दर्शाएगा। यदि आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पांचवा क्रोमोजोम, पी बैंड, सॉरी पी आर्म, तीसरा नंबर का बैंड के दूसरे नंबर के सब बैंड पे, ये उसका एड्रेस हो गया। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं आपको अभी, क्योंकि आगे मैं ऐसे बहुत सारा चीज बताऊंगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्या क्या था। ठीक, तो जीन एक्स का एड्रेस क्या है बोलने पर? 5p3.2, पांचवा क्रोमोजोम, पी आर्म, तीसरा बैंड और दूसरा सब बैंड। ठीक है, याद हो जाना चाहिए आपको ये। अब देखते हैं लाइसोसोमल डिजीज। पहले तो आप ये समझिए कि लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार की एंजाइम्स पाई जाती हैं। यह लाइसोसोम है। लाइसोसोम में 50 प्रकार की एंजाइम्स पाई जाती है। हर एंजाइम किसी न किसी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट में बदलता है। मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, एक एंजाइम है, एंजाइम मान लीजिए ए। ये एंजाइम ए क्या करता है कि एक्स नाम के सबस्ट्रेट को वाई नाम के प्रोडक्ट में बदलता है। ठीक,
इसमें बदलता है। कौन करता है इस काम को? एंजाइम ए करता है। ठीक, ये ब्रेकडाउन कर दिया, एक्स नाम के सबस्ट्रेट को वाई नाम के प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो आप सोचिए कि यदि एंजाइम ए न बन पाता हो या काम ना करता हो, तो क्या एक्स सबस्ट्रेट वाई प्रोडक्ट में बदलेगा? नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तो धीरे धीरे लाइसोसोम में किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी? कौन जमा होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो एक्स नाम का सबस्ट्रेट धीरे धीरे लाइसोसोम में जमा हो जाएगा। बस यही चीज करना है हमको कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो नहीं बन पा रहा है या उसको बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो गया है। तो वो एंजाइम जिस काम को करता था, जिस सबस्ट्रेट को तोड़ करके प्रोडक्ट बनाता था, अब वो सबस्ट्रेट धीरे धीरे लाइसोसोम के अंदर जमा होते जाएगा, और जब जमा होते जाएगा तो किसी न किसी प्रकार की दिक्कतें आएंगी। जब दिक्कतें आएंगी तो मैं बोलूंगा डिजीज हुआ है, बीमारी हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो बीमारी क्या क्या हो सकती है? टे सेक डिजीज, फेब्री डिजीज, गाउचर डिजीज, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी डिजीज, कैब्री डिजीज, निमानपिक डिजीज या आई सेल डिजीज। ये कोई भी डिजीज हो सकती है। इनमें से हम सबके बारे में एक एक करके देख लेंगे। कमेंट पढ़ लेते हैं। These are caused by the absence of one or more lysosomal enzyme। भाई लाइसोसोमल डिजीज क्यों होगा? लाइसोसोम में पाए जाने वाले एक या एक से अधिक लाइसोसोमल एंजाइम के अब्सेंट होने पर, नहीं उपस्थित होने पर, वो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट को तोड़ते थे वो सबस्ट्रेट नहीं टूट पाएगा प्रोडक्ट में, तो सबस्ट्रेट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जमा होती जाएगी। ठीक, बिकॉज ऑफ विच द कंसर्न सबस्ट्रेट, चाहे वो एक्स्ट्रा या इंट्रा सेल्यूलर जो भी सबस्ट्रेट हो, चाहे बाहर से आ रहा था वो या सेल के अंदर का कोई सबस्ट्रेट था, रिमेन एक्यूमुलेटेड एज अनडाइजेस्टेड इंक्लूजन। अब ये सबस्ट्रेट क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो लाइसोसोम में धीरे धीरे जमा होते जाएगा, तो इससे किसी न किसी प्रकार का डिजीज पैदा होगा। और डिजीज इनमें से जो 7 लिखा गया है कोई भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, हम तो केवल 7 लिखे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला डिजीज हमारे पास टे सैक डिजीज। पहला टे सैक डिजीज, आप ये समझ लीजिए कि जो टे सैक डिजीज होता है एक प्रकार का ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब यहां पर इस डिजीज को कॉज करने वाले जो एंजाइम्स थे जो नहीं बन पा रहे थे, उनको बनाने वाला जो जीन था ऑटोजोमल क्रोमोसोम में, यानी कि 1 से लेकर के 22वें क्रोमोसोम के बीच में कहीं ना कहीं एक जीन पाया जाता था जो एक एंजाइम को बनाता था। पहले आप ये समझ लीजिए होता क्या। देखिए ये हमारा एक सेल है, ये सेल का मेम्ब्रेन है। सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर में GM2 लिपिड पाई जाती है, गैंग्लियोसाइट मोनोसियालिक एसिड 2 लिपिड ये पाई जाती है। तो होता क्या है कि इस लिपिड को अंदर इनफोल्ड करके लाइसोसोम में लाया जाता है। लाइसोसोम में लाने पर यहां पर हेक्सोसेमिनिडेज ए नाम का एक एंजाइम बनता है। यह हेक्सोसेमिनिडेज ए एंजाइम क्या करता है, इस GM2 लिपिड को ब्रेक डाउन कर देता है, कन्वर्ट करता है, बदल देता है GM3 लिपिड में। ये एक नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल सेल में चल रहा होता है। तो नॉर्मल फ्यूजन ऑफ ऑटोफेगोसोम, ये ऑटोफेगोसोम था। ठीक, तो इसमें हो क्या रहा है, GM2 लिपिड बदल रही है GM3 लिपिड में, ये नॉर्मल सेल में चल रहा होता है। लेकिन मैं बोलूं कि यदि हेक्सोसेमिनिडेज, ये जो दिख रहा है ना आपको नीचे, ये हेक्सोसेमिनिडेज सेमिनिडेज ये ए एंजाइम यदि ना बने तो हेक्सोसेमिनिडेज ए एंजाइम यदि न बन पाए तो, अगर ये नहीं बनेगा तो जो GM2 लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आ रही है वेसिकल के द्वारा लाइसोसोम के अंदर, वो तो नहीं टूट पाएंगे GM3 में। जब नहीं टूट पाएंगे तो धीरे धीरे कहां जमा होती जाएंगी, वो GM2 लिपिड जमा होते जाएगा कहां पे, लाइसोसोम के अंदर। और जब लाइसोसोम के अंदर GM2 लिपिड जमा होते जाएगा तो जो डिजीज होगा, जो बीमारी होगा,
उसको हम कहते हैं टे सैक डिजीज। क्योंकि ये न्यूरॉन में होता है, नर्व में होता है, तो हमारे सोचने समझने की क्षमता पे इफेक्ट पड़ता है, मेंटली रिटार्डेशन हो जाते हैं, हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि नर्व सेल में हो रहा है, न्यूरॉन में हो रहा है ये सब। ठीक, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस हेक्सोसेमिनिडेज ए एंजाइम को बनाने वाला जीन कौन से क्रोमोसोम पे है? तो क्रोमोसोम नंबर 15 पे पाया जाता है। 15 के कहां पे? क्रोमोसोम नंबर 15 के क्यू आर्म के 23वां नंबर बैंड से लेकर के उसी 15 नंबर क्रोमोसोम के क्यू आर्म के 24वां नंबर बैंड तक। मतलब बहुत सिंपल है, इधर पी आर्म है, इधर क्यू आर्म है, ये 15 नंबर का क्रोमोसोम था, मान लीजिए 15th क्रोमोसोम था। इसके 23 नंबर बैंड से लेकर के 24 नंबर बैंड के बीच में कौन फैला हुआ है? हेक्सोसेमिनिडेज ए जीन। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए, ये हमारा हेक्सोसेमिनिडेज ए जीन था, हेक्सोसेमिनिडेज ए जीन था। ठीक, ये वही था, हेक्सोसेमिनिडेज ए जीन था। मैं बोला यहां पर नॉर्मली काम कर रहा है, मान लीजिए पहली बार देख लीजिए, काम कर रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एमआरएनए बन गया, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गया, प्रोटीन मतलब एंजाइम बन गया। कौन सा एंजाइम? ये मॉडिफाई हुआ एंजाइम बन गया, मॉडिफिकेशन हुआ और एंजाइम बन गया। कौन सा एंजाइम? हेक्सोसेमिनिडेज ए एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है कि GM2 लिपिड को GM3 लिपिड में बदल देता है। एक नॉर्मल व्यक्ति में चल रहा होता है ऐसे, लेकिन टेस एक डिजीज वाले में क्या होता है, देखिए कि ये हेक्सोसेमिनिडेज ए जीन म्यूटेट हो गया, म्यूटेशन हो गया, इसमें क्या हो गया है? म्यूटेशन। तो एमआरएनए भी म्यूटेशन वाला बनेगा, प्रोटीन भी म्यूटेट वाला बनेगा। तो अब ये एंजाइम प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा, अब ये काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो GM2 लिपिड नहीं बदलेगा, किसमें? GM3 में नहीं बदलेगा, तो आप आपके न्यूरॉन के नर्व सेल के लाइसोसोम में किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी? GM2 की मात्रा बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे डिपोजिट होते जाएगा। कहां पे? लाइसोसोम के अंदर। देख लीजिए, देख लीजिए, ये एक्यूमुलेशन इन लाइसोसोम ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन होते हैं, उसके जो लाइसोसोम होता है, वहां पर कौन जमा हो रहा है? GM2 लिपिड डिपोजिट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। देख लीजिए, अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेंटली रिटार्डेशन, दिमागी तौर पर ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है, ठीक है ना, स्लो हो जाता है। ये डिपोजिट हुआ, डिपोजिटेड, और ये रिजल्ट ये हुआ। ठीक, तो इस प्रकार की डिजीज को क्या कहते हो आप लोग? टे सैक डिजीज। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना है इसको। तो देख लीजिए, इट अकर्स ड्यू टू स्टोरेज ऑफ GM2 लिपिड गैंग्लियोसाइड मोनोसैलिक एसिड 2 इन द ब्रेन सेल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोसेमिनिडेज एंजाइम। हेक्सोसेमिनिडेज एंजाइम नहीं बन पाता है, इस वजह से GM2 लिपिड नहीं टूट पाता, नहीं बदल पाता GM3 में, तो GM2 लिपिड लाइसोसोम में ब्रेन के, हमारे नर्व के, स्पाइनल कॉर्ड के, न्यूरॉन के लाइसोसोम में जमा होते जाता है, तो लाइसोसोम काम नहीं कर पाता है, तो उस डिजीज को बोलते हो टे सैक डिजीज। ठीक है, ये हो गया। तो टे सैक डिजीज कौन से एंजाइम के काम नहीं करने पर होता है? बोलने पर हेक्सोसेमिनिडेज ए एंजाइम के काम नहीं करने पर होता है, इसको याद रखना इधर। ठीक, तो उसको बनाने वाला क्रोमोजोम कौन सा था? 15 नंबर का क्रोमोजोम में क्यू आर्म में 23वां बैंड से लेकर के 24वां बैंड के बीच में ये हेक्सोसेमिनिडेज ए एंजाइम को बनाने वाला जीन पाया जाता था। ठीक, अगला देखिए, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है? फैब्री डिजीज। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। जैसे ये पहला वाला टे सैक डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर था। क्यों? क्योंकि इस एंजाइम को, हेक्सोसेमिनिडेज ए एंजाइम को बनाने वाले जो जीन थे,
वो 1 से लेकर के 22वें के बीच में कहीं पर पाए जाते थे, जैसे 15 नंबर क्रोमोसोम पर पाया जाता था, तो ये तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गया। और वो काम नहीं करता था तो हेक्सोसेमिनिडेज ए नहीं बनता था। देखो म्यूटेशन हो गया तो हेक्सोसेमिनिडेज ए नहीं बन पाता था, नहीं बन पाता था तो काम नहीं हो पाता था, फिर टे सैक डिजीज होता था। ये टे सैक डिजीज था, टे सैक डिजीज था। सेम ऐसे ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, फेब्री डिजीज, यानी कि इसका जो जीन है एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। तो कहां पे एक्स क्रोमोसोम कहां पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 23 पर। तो एक्स क्रोमोसोम के क्यू आर्म के 22वां नंबर बैंड पर पाया जाता है। 22वां नंबर का बैंड है ना ये, मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम है, ये पी आर्म है, ये क्यू आर्म है, यहां पर 22वां नंबर का बैंड यहां पर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा जीन पाया जाता है वहां पे, तो जीन का नाम है अल्फा गैलेक्टोसाइडेज। ये देख लीजिए, ये हमारा अल्फा गैलेक्टोसाइडेज जीन था। ठीक, उनमें ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हुआ, एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना, ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन हुआ और एंजाइम बन गया, ये एंजाइम बन गया। ये एंजाइम क्या करता है कि लाइसोसोम में उपस्थित सेरेमाइड ट्राइहेक्सोसाइड, सेरेमाइड ट्राइहेक्सोसाइड को ब्रेक डाउन करता है और दो भागों में तोड़ देता है। किसमें किसमें, ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड और गैलेक्टोज में बदल देता है, तोड़ देता है इतना। ठीक, लेकिन यदि मैं बोलूं कि इस अल्फा गैलेक्टोसाइडेज जीन में म्यूटेशन हो जाए, ये क्या हो गया, म्यूटेशन ऑन अल्फा गैलेक्टोसाइडेज जीन। अगर म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेटेड एमआरएनए बनेगा, तो म्यूटेटेड प्रोटीन बनेगा, काम नहीं कर पाएगा, फंक्शनल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाएगा, फंक्शनल वाला नहीं बन पाएगा। तो सीधी सी बात है, ये सेरेमाइड ट्राइहेक्सोसाइड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, किस फॉर्म में, ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड और गैलेक्टोज में बदल नहीं पाएंगे। जब बदल नहीं पाएंगे तो यही सेरेमाइड डिपोजिट होते जाएगा फिर। ठीक, कहां पे डिपोजिट होते जाएगा, डिपोजिटेड इन लाइसोसोम ऑफ द बॉडी सेल, हमारे बॉडी के कोशिकाओं में ये धीरे धीरे लगभग सभी कोशिकाओं में क्या होते जाएगा, जमा होते जाएगा। किस रूप में जमा होगा ये बॉडी सेल, एज अ फॉर्म ऑफ GL3। GL3 मतलब क्या कि ग्लोबो ट्राई एओसिल सेरेमाइड, ग्लोबो ट्रायोसिल सेरेमाइड GL3, या उसी को GB3 के नाम से भी जानते हैं। देख लो, GL3 बोलो या GB3 बोलो या ग्लोबो ट्राइएसाइल सेरेमाइड, ये बोलो। इस रूप में जमा होते जाता है, कहां पे, लाइसोसोम पे। तो लाइसोसोम फिर काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, और क्योंकि बॉडी के हर एक सेल में हो रहा है ऐसे, तो हमारा बॉडी का मैक्सिमम हिस्सा, मैक्सिमम ऑर्गन काम नहीं करेगा। जैसे क्या क्या काम नहीं करेंगे देख लीजिए, अफेक्ट ब्लड सेल्स, हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, सॉरी ब्लड वेसल्स, हमारे आर्टरी वेन, किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम, ये सब काम नहीं कर पाएंगे, ये सब ऑर्गन फेल्योर होते जाएगा। ठीक, तो इस डिजीज को क्या बोलूंगा मैं, फेब्री डिजीज, फेब्री डिजीज, ये रिजल्ट हुआ भाई। ठीक है, कमेंट पर लेते देखिए, फेब्री डिजीज इज ए रेयर डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ए डेफिशिएंसी इन द एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए, ये ए है। ठीक, ऐसा कर दे रहा मैं, ऐसा। दिस डेफिशिएंसी लीड टू द बिल्डअप ऑफ ए फैटी सब्सटेंसेस, एक फैट पदार्थ, नाम क्या है, GL3 या GB3 या ग्लोबोट्राइएसाइल सेरेमाइड इन द सेल, कॉजिंग ऑर्गन फेल्योर, सीवियर पेन, भाई हमारे
अंग दर्द देना शुरू करेंगे, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। एंड स्किन लेजन, एंजियो कीरेटोमस, स्किन लेजन मतलब स्किन हमारे फटने लगेंगे, वहां के ब्लड वेसल्स दिखने लगेंगे, ब्लड निकलने लगेगा। ठीक है, एनजीओ यानी कि ब्लड वेसल समझ लीजिए, और कीरेटोमस यानी कि हमारे स्किन, तो स्किन फटने लगेंगे, ब्लड निकलने लगेंगे। तो इस सब प्रकार की दिक्कतें आना शुरू होती है। तो नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला वाला डायग्राम नॉर्मल का है। उसके बाद दूसरा डायग्राम क्या है, फेब्री डिजीज का है ये। ठीक है, चलिए भाई इसको सेव करते हैं एक बार हम लोग। तीसरा नंबर डिजीज देखते हैं भाई हमारे पास क्या है, गाउचर डिजीज। तो गाउचर डिजीज कैसे होता है, देखिए कि सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति में ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम बनाने वाला जीन था, यहां पर ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज जीन था, काम कर रहा था। तो देख लीजिए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना। इस प्रोटीन में क्या हुआ जी, मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, शॉर्टकट कर दे रहा हूं मैं। तो ग्लूकोसेब्रोसाइडेज एंजाइम बन गया। एंजाइम का काम क्या है कि लाइसोसोम में ग्लूकोसेरेब्रोसाइड को ब्रेक डाउन कर देना दो भागों में, किसमें किसमें, सेरेमाइड प्लस ग्लूकोज में, ये काम था। लेकिन जिस व्यक्ति में ये जीन म्यूटेट हो गया हो, कौन सा जीन, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज जीन, क्या हो गया हो ये, म्यूटेशन। तो म्यूटेटेड वाला एमआरएनए बनेगा, म्यूटेटेड वाला प्रोटीन बनेगा, इसका मतलब सीधी सी बात है फंक्शनल ग्लूकोसेरेब्रोसाइड नहीं बना पाएगा। तो ये एंजाइम नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो सेरेब्रोसाइड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे उस पेशेंट में, उस व्यक्ति में, किसमें नहीं ब्रेक कर पाएंगे, सेरेमाइड और ग्लूकोज में नहीं कर पाएंगे। तो लाइसोसोम में ग्लूकोसेरेब्रोसाइड की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी, एक्यूमुलेट होती जाएगी, एक्यूमुलेट इन लाइसोसोम ऑफ मैक्रोफेज सेल। कौन सी कोशिका में, मैक्रोफेज कोशिका में, इम्यून सेल्स में। ठीक, तो रिजल्ट के रूप में क्या होगा भाई, देख लीजिए। रिजल्ट क्या होगा, प्राइमरी अफेक्ट द लीवर, स्प्लीन, बोन मेरो, आल्सो अफेक्ट द हार्ट, सॉरी लंग्स, ब्रेन, लिम्फ नोड एंड किडनी। लगभग बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन क्या हो जाएंगे, फेल्योर हो जाएंगे। ठीक, मैक्सिमम ऑर्गन क्या हो जाएंगे, फेल्योर हो जाएंगे। तो इस डिजीज को क्या बोलूंगा मैं, गाउचर डिजीज। ये हो गया। तो गाउचर डिजीज में कौन से एंजाइम को बनाने वाला जीन हमारा म्यूटेट हो गया है, ग्लूकोसेब्रोसाइडेज को बनाने वाला जीन हमारा म्यूटेशन हो गया। ये कहां पे मिलता है जी, ये क्रोमोसोम नंबर 1 में क्यू आर्म के 21वां नंबर बैंड पे मिलता है। इसलिए ये भी क्या एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि ये जीन काम नहीं कर रहा है, तब जाके ये सब हो रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं। इट अकर्स बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोसेरेब्रोसाइड या ग्लूको ग्लूकोजिल सेरेमाइड, जो बोलो आप, दोनों का नाम सेम है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड बोलो या ग्लूकोजिल सेरेमाइड बोलो, स्पेशली इन मैक्रोफेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोसेब्रोसाइडेज एंजाइम। ग्लूकोसेब्रोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाता, तो मैक्रोफेज के लाइसोसोम में किसकी लेवल बढ़ती जाती है, ग्लूकोसेब्रोसाइड की मात्रा बढ़ती जाती है, और इसकी वजह से हमारे मैक्सिमम ऑर्गन अफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे लीवर, स्प्लीन, बोन मेरो, लंग्स, ब्रेन, लिम्फ नोड और किडनी। इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, गाउचर डिजीज। चौथा देख लीजिए, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी डिजीज, एमएलडी के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में। ये कैसे करके होता है, देखिए तो हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 22 है,
वहां पर एक जीन होता है एरिल सल्फेटेज ए जीन, एरिल सल्फेटेज ए जीन। जब ये काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है बढ़िया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना, इस प्रोटीन में मॉडिफिकेशन हुआ, हमारा एंजाइम बन गया, मॉडिफिकेशन हुआ और एरिल सल्फेटेज ए एंजाइम बन गया। इनका काम क्या है कि लाइसोसोम में सल्फाटाइड्स को ब्रेक करके दो भागों में तोड़ देना, क्या क्या, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट और सल्फेट, सल्फेट यानी कि ये, इन दो भागों में तोड़ देना, तब कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी डिजीज होती है तब क्या होगा, ये नॉर्मली चल रहा था, और डिजीज वाले पेशेंट में क्या होगा देख लीजिए कि एरिल सल्फेटेज ए जीन, एरिल सल्फेटेज ए जीन जो था, यदि इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन, काम नहीं कर पाया, रेसेसिव म्यूटेशन हो गया, और ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से नहीं पाएगा, डैमेज एमआरएनए बनेगा तो डैमेज प्रोटीन बनाएगा, मतलब प्रॉपर फंक्शनल एरिल सल्फेटेज नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब लाइसोसोम के अंदर सल्फाटाइड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो क्या नहीं बन पाएगा, गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड और सल्फेट नहीं बन पाएगा, तो ये सल्फाटाइड्स लाइसोसोम के अंदर जमा होते जाएगा, डिपोजिटेड, ठीक, एक्यूमुलेट या एक्यूमुलेट इन द लाइसोसोम ऑफ न्यूरॉन सेल, नर्व सेल में जमा हो जाएगा, ये सब नर्व में चल रहा था, तो सीधी सी बात है रिजल्ट में क्या होगा, अफेक्ट नर्वस सिस्टम, यानी कि मेंटली रिटार्डेशन, दिमागी तौर पर क्या हो जाएगा, कमजोर। इस डिजीज को क्या बोलते हो आप जी, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, MLD, ठीक है। तो इधर का जो डायग्राम बताया जा रहा है वो नॉर्मल व्यक्ति में कैसे चल रहा है, और इधर जो डायग्राम बताया जा रहा है वो पेशेंट में कैसे चल रहा है, ठीक है। चलिए कमेंट पढ़ लेते हैं, आप देख लीजिए, ये भी एक प्रकार का ऑटिज्म रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्यों, क्योंकि एरिल सल्फेटेज ए जो है वो 22वें क्रोमोसोम के 13वें बैंड के, देखो 22वें क्रोमोसोम के क्यू आर्म के 13वें बैंड के 33वें सब बैंड में पाई जाती है, ये एड्रेस बताया हो ना कैसे बताना है, ठीक। मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी इज ए रेयर इनहेरिटेड न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है, caused by a deficiency of the enzyme एरिल सल्फेटेज ए, शॉर्टकट में ARSA कहते हैं, एरिल, AR का एरिल, एस का सल्फेटेज, फिर ए, दिस लीड्स टू द बिल्डअप ऑफ फैटी सबस्टांसेस सल्फाटाइड, इसकी वजह से जो फैटी पदार्थ है, ठीक है, फैट वाला जो मटेरियल है सल्फाटाइड्स, वो हमारे नर्व के लाइसोसोम में जमा होता जाता है, दैट डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव माइलिन शीट ऑफ नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के ऊपर में जो माइलिन की कवर होती है, एक लेयर होती है ना न्यूरॉन के ऊपर में माइलिन की कवर चढ़ी होती है, उस कवर को डैमेज कर देता है, तो कुल मिला के कहें तो नर्वस सिस्टम प्रॉपरली संवेदनाओं का आवागमन नहीं करवा पाता, संवेदनाओं का संवहन नहीं कर पाता, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे क्या होते जाता है, कमजोर होते जाता है, और धीरे धीरे हम लोग मेंटली रिटार्डेशन हो जाते हैं, जिसको मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी के नाम से जानते हैं, ठीक। पांचवें की बात करते हैं, क्रैबी डिजीज, कौन सा डिजीज है, क्रैबी डिजीज, याद रखना क्रैबी डिजीज बच्चों में होता है, 2 साल के बच्चों तक उम्र के में होता है, और इतना खतरनाक होता है कि बच्चों की जान भी चली जाती है, तो देख लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति में कैसे होगा, आप ये समझ लीजिए कि जो क्रैबी डिजीज है उसमें एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम मैं यहां पर बता दे रहा हूं, देखिए गैलेक्टोसिल सेरेमाइडेज, गैलेक्टोसिल सेरेमाइडेज,
जिसको गैल सी के नाम से जानते हैं। ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है। ठीक, मैं थोड़ा सा सेव कर लेता हूं, पहले रुकिए। चलिए देखिए, मैं क्या बोल रहा था, गैलेक्टोसिल सेरेमाइडेज, ये एंजाइम का नाम है जिसको गैल-सी के नाम से जानते हैं। ये गैल-सी एंजाइम था। इसको बनाने वाला जो जीन था वो ये था, गैल-सी जीन था। ये जीन प्रॉपरली काम कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना, प्रोटीन में मॉडिफिकेशन हुआ, ये एंजाइम बना। जब एंजाइम बना तो एंजाइम क्या कर रहा है, देखिए, इस गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड को ब्रेक कर दिया सेरेमाइड और गैलेक्टोज में। ये नॉर्मल व्यक्ति में ऐसे चल रहा होता है। लेकिन जो कैबरी डिजीज वाला जो बच्चा होता है उसमें देख लेते हैं। जो क्रैबी डिजीज वाला जो बच्चा होता है उनमें क्या था, देखिए तो ये गैल-सी जो जीन था क्या हो गया, म्यूटेटेड, म्यूटेशन हो गया इसमें। म्यूटेशन होने पर क्या होगा, म्यूटेटेड एमआरएनए बनेगा, म्यूटेटेड प्रोटीन बनेगा, मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। कुल मिला के कौन नहीं बन पाएगा, गैल-सी एंजाइम प्रॉपर फंक्शनल वाला नहीं बन पाएगा। जब ये एंजाइम नहीं बन पाएगा तो सीधी सी बात है, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड को ये सेरेमाइड और गैलेक्टोज में नहीं ब्रेक कर पाएगा। जब ब्रेक नहीं कर पाएगा तो लाइसोसोम में इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी। ठीक, एक्यूमुलेट गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड एंड साइकोसिन, और साइकोसिन टॉक्सिक होता है, देखना, यही गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड ही बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, साइकोसिन में, टॉक्सिक होता है। कहां पे जमा होता है, in central nervous system and peripheral nervous system, and especially in macrophages which become globoid cell and myelin producing cell। कहां कहां बोल रहा है, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, ये गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट एक्सेस भारी मात्रा में हमारे नर्व सेल में, हमारे मैक्रोफेज सेल में जमा होने लगती हैं। ठीक, जब मैक्रोफेज में जमा होने लगती हैं तो मैक्रोफेज चेंज हो जाता है ग्लोबॉइड सेल में, और माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल में भी ये जमा होती हैं। माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है, माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल। और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा जो बाहर तरफ मोटर और सेंसरी नर्व गए हैं उनमें स्वान सेल होता है। यानी कि स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल में भी ये गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट जमा होने लगता है। और जब सभी प्रकार के ऑर्गन में जमा होने लगता है तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बच्चे की डेथ हो जाता है। ठीक, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। उसको क्या डिजीज बोलते हैं, क्रैबी डिजीज। कौन सा एंजाइम की अनुपस्थिति में होता है, गैलेक्टोसिल सेरेमाइडेज, गैल सी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक, तो क्या जमा हो जाता है लाइसोसोम में, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइट जमा हो जाता है। ठीक, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो ये गैल-सी जीन कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 14 में पाया जाता है। कहां पे, उसके क्रोमोसोम नंबर 14 के क्यू आर्म के 31वें बैंड के तीसरा नंबर सब बैंड पे पाया जाता है। इसलिए ये जो क्रैबी डिजीज होता है, ये क्रैबी डिजीज एक प्रकार का ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि 14वें नंबर क्रोमोसोम में पाए जाने वाला गैल-सी जीन काम नहीं करता, रिसेसिव हो जाता है, तो ये डिजीज देखने को मिलता है। ठीक, तो क्रैबी डिजीज इज अ रेयर फेटल न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर caused by a deficiency of galactosyl ceramidase यानी कि गैल-सी एंजाइम, रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलिन शीथ इन द नर्वस सिस्टम। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं, वहां माइलिन शीथ खत्म हो जाते हैं। नर्व के ऊपर की लेयर, जो परत, जो कवर होता है ना नर्व का,
वो खत्म हो जाता है। इट टिपिकली रिप्रेजेंट इन इन्फेंट विथ इरिटेबिलिटी, ये छोटे बच्चों में रहता है और बच्चे बहुत इरिटेट रहते हैं इससे, इस प्रकार की बीमारी से बहुत परेशानी होती रहती है उनको। मसल्स स्टिफनेस, मसल्स में तकलीफ आती है। एंड डेवलपमेंटल रिग्रेशन, बच्चे प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। लीडिंग टू डेथ, फाइनली क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। कब? यूजुअली बिफोर एज 2, एज 2 मतलब लगभग 2 साल के पहले तक की बीमारी हो जाती है और बच्चे इसमें मारे जाते हैं। इसको क्या बोलते हो? क्रैबी डिजीज कहते हैं। ये भी एक प्रकार का लाइसोसोमल डिजीज है और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि इसकी जो जीन है वो 14 नंबर के क्रोमोसोम के क्यू आर में के 31वां नंबर बैंड के तीसरे नंबर सब बैंड पर पाई जाती है। ये ऊपर में एड्रेस लिखा है, देखिए। अगला हमारे पास है निमानपिक डिजीज, 6वें नंबर पे है निमानपिक डिजीज। देख लीजिए नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल व्यक्ति में ये हमारे पास जो एक जीन था स्फिंगोमाइलिनेज जीन, स्फिंगोमाइलिनेज जीन, ये भी है स्फिंगोमाइलिनेज जीन। देख लीजिए अगर स्फिंगोमाइलिनेज जीन सही सही काम कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होगा और स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम बनेगा। और ये जब एंजाइम बनेगा काम क्या करेगा, इसका काम क्या है, स्फिंगोमाइलिन को बदल देगा। स्फिंगोमाइलिन बोलूं ये इसका नाम सेरामाइड फास्फोकोलिन, सेरामाइड फास्फोकोलिन जो बोलो, तो स्फिंगोमाइलिन को बदल देगा सेरामाइड में और फास्फोरिल कोलिन में। ठीक, ये नॉर्मल व्यक्ति में ये चलता रहता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में ये स्फिंगोमाइलिनेज जीन म्यूटेट हो जाए, यहां पर म्यूटेशन हो जाए, तो म्यूटेटेड एमआरएनए बनेगा, म्यूटेटेड प्रोटीन बनेगा, तो फंक्शनल स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम तो नहीं बन पाएगा, एंजाइम नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो सीधी सी बात है स्फिंगोमाइलिन या सेरेमाइड फास्फोरिल कोलिन जो है ब्रेक नहीं हो पाएगा, किसमें, सेरेमाइड और फास्फोरिल कोलिन में टूट नहीं पाएगा। टूट नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, ये स्फिंगोमाइलिन उसी मैक्रोफेज सेल के लाइसोसोम में जमा होते जाएगा, डिपोजिटेड, एक्यूमुलेट इन लाइसोसोम ऑफ मैक्रोफेज सेल। जब मैक्रोफेज सेल में जब डिपॉजिट होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जब स्फिंगोमाइलिन ज्यादा जमा हो जाएगा तो कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे हमारे, अफेक्ट द लीवर, स्प्लीन, लंग्स एंड ब्रेन। इस डिजीज को क्या कहते हो आप, निमानपिक डिजीज। निमानपिक, ठीक है, ये डिजीज हो जाता है। तो निमानपिक डिजीज में मैक्रोफेज सेल के लाइसोसोम में कौन जमा हो जाएगा, स्फिंगोमाइलिन, जिसको सेरामाइड फास्फोरिलकोलिन कहते हैं, ये जमा हो जाता है। कौन नहीं होता तो ऐसे होता है स्फिंगोमाइलिनेज, ये एंजाइम नहीं होता है तो ये होता है। ठीक है, चलिए कमेंट पढ़ लेते हैं, देख लीजिए भाई। हाँ, ये स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम कहां पाया जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 11 में पाई जाती है। क्रोमोसोम नंबर 11 के पी आर्म के 15 बैंड के पहला सब बैंड से लेकर के उसी के चौथा सब बैंड तक, क्रोमोसोम नंबर 11 के पी आर्म के 15वां बैंड के चौथा सब बैंड तक, यानी कि पहले बैंड से चौथे सब बैंड के बीच तक ये स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम के जीन फैले होते हैं। क्योंकि ये 11वां नंबर क्रोमोसोम है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, उसके काम नहीं करने की वजह से बीमारी होता है, तो इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी हम कहते हैं। ठीक है, तो निमोनिक डिजीज एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। देख लीजिए, इट अकर्स ड्यू टू स्टोरेज ऑफ स्फिंगोमाइलिन इन द लाइसोसोम ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस यानी कि फोम सेल which deposited in the liver, spleen, lungs and brain because of their deficiency of sphingomyelinase। स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम नहीं होने की वजह से स्फिंगोमाइलिन धीरे धीरे जमा होती जाती है मैक्रोफेज सेल में, और इसकी वजह से
लीवर, स्प्लीन, लंग्स, ब्रेन, ये सब अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और स्फिंगोमाइलिन जो है मैक्रोफेज सेल के लाइसोसोम के अंदर ये जमा होता है, इकट्ठा होता है। ठीक। तो कौन सा एंजाइम म्यूटेट होता है इसको याद रखना है, और उसकी वजह से कौन सा सबस्ट्रेट जमा हो रहा है लाइसोसोम के अंदर वो देखना है, और उसकी वजह से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है उसको भी देखना है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर हमारे पास है आई सेल डिजीज। आई सेल मतलब इंक्लूजन, इंक्लूजन सेल डिजीज है ये। और ये कैसे होता है मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए कोई एक सेल है, मान लीजिए एनिमल सेल की बात कर लेते हैं हम। ये इन एनिमल सेल, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा गाल्जी बॉडी है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का कुछ प्रोसेसिंग होता है, फिर गाल्जी बॉडी में भी प्रोसेसिंग होता है। जब गाल्जी बॉडी में किसी प्रोटीन का प्रोसेसिंग चल रहा होता है ना, तो वहां पर एक एंजाइम होता है गाल्जी बॉडी में, नाग फास्फोट्रांसफेरेज। एंजाइम का नाम क्या है? नाग फास्फोट्रांसफेरेज। फास्फो ट्रांसफेरेज, ये गाल्जी बॉडी में होता है। और क्या काम करता है पहले यहां देख लीजिए। ये एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन ऑफ लाइसोसोमल प्रोटीन इन गाल्जी बॉडी। ये जो भी घटना घट रही है गाल्जी बॉडी में घट रही है, याद रखना। ये मान लीजिए कोई एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन गाल्जी बॉडी में पहुंच चुकी है, इसका मतलब ईआर में पहले थी वो, तो ईआर में कुछ प्रोसेसिंग हो चुका है। और यहां पर चूंकि एस्पार्जिन अमीनो एसिड के ऊपर में ही कार्बोहाइड्रेट जोड़ रहे हैं, तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कहलाता है ये। एस्पार्जिन के ऊपर में जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन। ये सेरिन या थ्रेलिन के ऊपर में कार्बोहाइड्रेट जोड़ेंगे तो वो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन कहलाता है। तो ठीक है, ये जो ईंट जैसे बनाए हैं वो नाग है। ठीक है। और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो मेनोज है। आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए। हमको क्या करना है, एक नाग फास्फोट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम है, गाल्जी बॉडी में ही है। वो क्या करता है, नाग फास्फेट को यहां पर ऐड कर देता है। कहां पे ऐड करता है? इस पोर्शन पे ऐड कर देगा। सॉरी, इस पोर्शन पे देखो, यहां पर इस पोर्शन पे, ये मेनोज में, मेनोज में ऐसे ऐड कर देगा। देख लो, ये नाग फास्फेट यहां पर क्या हो गया, ऐड हो गया। फिर अगले स्टेप में गाल्जी बॉडी में ही चल रहा है, क्या होगा देखिए, ग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा, यहां पर नाग को कट करेगा, नाग को यहां से हटा देगा। हटा देगा तो केवल क्या बच जाएगा? फास्फेट बच जाएगा ये। और आपको पहले से पता है कि ये मेनोज है, ये मेनोज है। मेनोज के, याद रखना, मेनोज के 6वें नंबर कार्बन पर फास्फेट जुड़ा है, तो मेनोज 6 फास्फेट हो गया। तो जिस भी प्रोटीन में मेनोज 6 फास्फेट बचता है, आखिरी में बनता है, वो सीधा सीधा लाइसोसोम में जाता है। तो मेनोज 6 फास्फेट टैग्ड प्रोटीन गोज टू लाइसोसोम, यहां से वो लाइसोसोम में चला जाता है। देख लीजिए यहां पर, कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि यदि नाग फास्फोट्रांसफेरेज काम करता है और उसके बाद फिर ग्लाइकोसाइडेज काम करता है, तो यहां पर जितना भी प्रोटीन होते हैं उन सभी प्रोटीन के ऊपर में मेनोज 6 फास्फेट बन जाता है। और मेनोज 6 फास्फेट बन जाने पर वो सभी के सभी प्रोटीन कहां चले जाएंगे? वेसिकल के माध्यम से वो लाइसोसोम में चले जाएंगे, लाइसोसोम में आ जाएंगे। अगर मेनोज 6 फास्फेट नहीं जुड़ता है, आखिर में नहीं बनता है, तो वो सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तरफ चले जाता है, सेल मेम्ब्रेन तरफ चले जाता है। तो किसी भी प्रोटीन को गाल्जी बॉडी से यदि लाइसोसोम में भेजना है, तो प्रोटीन में क्या टैग लगाया जाता है? आखिर में मेनोज 6 फास्फेट। तो शुरुआत कहां से होती है? नाग फास्फोट्रांसफेरेज। इसका मतलब पहले नाग फास्फोट्रांसफेरेज काम करेगा, फिर ग्लाइकोसाइडेज काम करेगा, फिर मेनोज 6 फास्फेट बन जाएगा यहां पर, और वही मेनोज 6 फास्फेट की वजह से वो कहां चला जाएगा? लाइसोसोम में चला जाएगा। तो आप याद करिए, लाइसोसोम में 50 प्रकार के एंजाइम थे, सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हुए थे।
इसका मतलब सभी के सभी जो लाइसोसोम में 50 प्रकार की एंजाइम है, उन सभी में मेनो 6 फास्फेट जुड़ा होगा ऐसे। ठीक, अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया गाल्जी बॉडी में नाग फास्फोट्रांसफरेज म्यूटेट हो गया, म्यूटेशन हो गया, यहां पर नाग फास्फोट्रांसफरेज म्यूटेशन हो गया, तो जो भी 50 प्रकार की एंजाइम लाइसोसोम में जाती थी, क्या जा पाएंगी? एक भी नहीं जा पाएगा उधर, क्योंकि नाग फास्फोट्रांसफरेज यदि म्यूटेट हो गया, नहीं बन पा रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो 50 प्रकार की एंजाइम्स या प्रोटीन्स लाइसोसोम में जाती थी, वो वहां जा नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये म्यूटेट हो गया तो फाइनली क्या नहीं बन पाएगा? मेनो 6 फास्फेट नहीं बन पाएगा। मेनो 6 फास्फेट नहीं बनेगा तो कोई भी प्रोटीन लाइसोसोम में नहीं जाएगा। और लाइसोसोम में चूंकि सभी प्रकार के सबस्ट्रेट पहले से मौजूद थे, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम को आना था, प्रोटीन को आना था, और प्रोटीन तो इसकी वजह से नहीं आ पा रहा है, नाग फास्फोट्रांसफरेज काम नहीं कर रहा है, टैग नहीं लग पा रहा है, थप्पा नहीं लग पा रहा है, मैंने 6 फास्फेट जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा कोई भी एंजाइम लाइसोसोम में नहीं जा पा रहा है। तो लाइसोसोम में उन सभी एंजाइम के सबस्ट्रेट जो होंगे, वो सबस्ट्रेट धीरे धीरे जमा होते जाएंगे ना, एक्यूमुलेट होते जाएंगे। इसी को कहते हो आप इंक्लूजन सेल डिजीज। इंक्लूजन मतलब जमा होते जाना। किसके काम नहीं करने पर होता है ये? नाग फास्फो ट्रांसफरेज के काम नहीं करने पर ऐसे होता है। ठीक, कमेंट पर लेते देखिए। इन दिस डिजीज मल्टीपल लाइसोसोमल एंजाइम आर फाउंड मिसिंग। भाई लाइसोसोम में जो 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते थे, वो एक भी नहीं मिलेंगे इन द लाइसोसोम। द रिस्पॉन्सिबल कॉज इज नाग फास्फोट्रांसफरेज डेफिशिएंसी। नाग फास्फोट्रांसफरेज काम नहीं कर पा रहा है। और नाग फास्फोट्रांसफरेज कहां पाया जाता है? गाल्जी बॉडी में होता है। which inhibit which inhibit sorting of lysosomal protein in Golgi apparatus। गाल्जी बॉडी में वो रहता था और सिल ठप्पा लगाता था, मेनो 6 फास्फेट बनाता था। ऐसे पहले तो नाग फास्फेट जोड़ता था, फिर ग्लाइकोसाइडेज काम करके नाग को हटाता था तो केवल फास्फेट बचता था। जब केवल फास्फेट बचता था, वो मेनोज के 6वें नंबर कार्बन पे फास्फेट जुड़ा था, ये तो मेनो 6 फास्फेट ये बनती थी तो लाइसोसोम में जाते थे। और जब अभी नाग फास्फोट्रांसफरेज ही काम नहीं कर रहा तो आगे तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब गाल्जी बॉडी में उपस्थित नाग फास्फोट्रांसफरेज यदि म्यूटेट हो गया, तो जो भी 40-50 प्रकार की एंजाइम लाइसोसोम में जाती थी, नहीं जा पाएंगी। और ये एंजाइम जिसको पचाती थी, डाइजेस्ट करती थी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, तो सारे के सारे सबस्ट्रेट लाइसोसोम में जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। इसको बोलूंगा मैं आई सेल डिजीज या इंक्लूजन डिजीज। ठीक है, ये नहीं बनेगा तो आगे एक भी प्रोसेस नहीं होगी। ठीक, फिर इसको हम लोग सेव कर लेते हैं एक बार। हाँ, एक चीज और देखिए भाई यहां पर कि जो आई सेल डिजीज होता है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कौन से क्रोमोसोम पे पाई जाती है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे पाई जाती है। कौन? 16 पे होती है। कौन होती है? नाग फास्फोट्रांसफरेज का जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है। ठीक, तो क्रोमोसोम नंबर 16 के कौन से पोजीशन पे होती है, उसको अलग कलर से लिख देते हैं। 16वें नंबर क्रोमोसोम के पी आर्म के 13वें नंबर बैंड के तीसरा सब बैंड पे पाई जाती है। याद हो जाना चाहिए आपको ये। ठीक, आई सेल डिजीज में कौन से एंजाइम के काम नहीं करने की वजह से होता है? नाग फास्फोट्रांसफरेज नहीं काम करता है, तो बहुत सारे एंजाइम नहीं पहुंच पाते हैं। जो 50 प्रकार के एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो डिजीज होती है उसको आई सेल डिजीज। आई मतलब इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, इंक्लूजन। ठीक, सेल डिजीज के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत सारे सबस्ट्रेट लाइसोसोम में जमा होने लगते हैं। तो ये एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है,
क्योंकि नाक फास्फोट्रांसफेरेज की जीन क्रोमोसोम नंबर 16 में पाई जाती है। 16 में जो होता है पी आर्म के 13वां नंबर बैंड के तीसरा नंबर सब बैंड पे पाया जाता है। और ये नाग क्या है, नाग का फुल फॉर्म क्या है भाई, कोई बता पाएंगे? एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन है ना, नाग का पूरा नाम है, कहीं लिख दे रहा हूं मैं। नाग का पूरा नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो इस प्रकार से हमने लाइसोसोमल जो डिजीज थे लगभग 7 प्रकार की डिजीज हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहां पर एक चार्ट में दिया गया, देखिए GM2 को GM3 में बदलने वाला जो हमारे पास एंजाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेक्सोसेमिनिडेज ए कहते हैं। अगर वो काम नहीं करता है तो टे सैक डिजीज होता है। ठीक, सेरामाइड ट्राईहेक्सोसाइड को ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड में बदलने वाला जो होता है वो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए होता है, ये होता है। अगर ये काम ना करे तो फेब्री डिजीज होता है। ठीक, अगला ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड को सेरेमाइड में बदलने वाला जो होता है वो होता है ग्लूकोज सेरेब्रोसाइडेज, ये होता है। अगर ये काम ना करे तो गाउचर डिजीज होता है। ठीक, और सल्फाटाइड्स को गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड में बदलने वाला जो होता है वो होता है एरिल सल्फेटेज ए। ये अगर ये काम ना करे, एरिल सल्फेटेज ए काम ना करे तो मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी डिसीज होता है। ठीक, गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड को सेरेमाइड में बदलने के लिए जो होता है वो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज कहलाता है। अगर ये काम नहीं करता है तो जो डिजीज होता है उसको क्रेबी डिजीज कहते हैं। ठीक, और अगला जो होता है स्फिंगोमाइलिन को सेरेमाइड में बदलने वाला जो होता है स्फिंगोमाइलिनेज होता है। ये अगर ये काम ना करे तो जो डिजीज होता है इसका नाम है नीमन-पिग डिजीज। ठीक है, ये एक चार्ट में दे दिया गया है। और यदि गाल्जी बॉडी का नाक फास्फोट्रांसफेरेज काम ना करे तो बहुत सारे एंजाइम्स लाइसोसोम में पहुंच नहीं पाएंगी, तो उनके जो सबस्ट्रेट होंगे वहां पर जमा होते जाएंगे, उसको बोलते हैं आई सेल डिसीज। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।